नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम NISM सीरीज 10A के चैप्टर 18 की रेगुलेशंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सोचिए किसी का 18वां जन्मदिन है, पार्टी चल रही है। हाँ, और ठीक रात के 12 बजे जैसे ही वो कानूनी रूप से मेजर बनता है, उसके सारे म्यूचुअल फंड, सारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स अचानक से फ्रीज हो जाते हैं। एग्जैक्टली, एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकता। सुनने में किसी सिस्टम ग्लिच जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये कोई ग्लिच नहीं है, ये कानून है। और ऐसा क्यों होता है, आज यही सब हम डिकोड करने वाले हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए इस चैप्टर के, तो एक बार nismseries.com चेक कर लीजिए। वहाँ सारे चैप्टर्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत काम आएगा एग्जाम के लिए। चलिए अब चैप्टर में आते हैं। बिल्कुल। देखो, ये चैप्टर ना पूरे इन्वेस्टमेंट सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। अक्सर होता क्या है कि कैंडिडेट्स थ्योरी पढ़ लेते हैं कि इक्विटी क्या है या फंड क्या है, लेकिन जब असली दुनिया में कोई इन्वेस्टर अपना पैसा लेकर आता है तो वो पैसा सिस्टम के अंदर जाता कैसे है। सही बात है, उसकी लीगल चेकिंग कैसे होती है, राइट? ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट यही तो तय करता है। मतलब बिना ऑपरेशंस के दुनिया की कोई भी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सिर्फ कागज पर ही धरी रह जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन असली काम तो एग्जीक्यूशन है। तो चलिए इस प्लम्बिंग सिस्टम को एकदम शुरुआत से समझते हैं। जब भी कोई नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है तो सबसे पहला शब्द जो उसे सुनाई देता है वो है ऑनबोर्डिंग। और इसमें दो चीजें दीवार की तरह सामने खड़ी होती हैं, पैन और केवाईसी। यही पर मुझे एक बेसिक डाउट हमेशा रहता है। जब पैन कार्ड से हमारी सारी फाइनेंशियल हिस्ट्री ट्रैक हो ही रही है, तो फिर इस अलग से केवाईसी, मेरा मतलब है नो योर कस्टमर, की क्या जरूरत है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है, पर देखो दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दायरे में आता है, फॉर्म 49A के तहत। इसका मुख्य काम है ये देखना कि कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही। अच्छा, तो फिर केवाईसी का रोल क्या है? केवाईसी का जन्म एक अलग ही वजह से हुआ था। साल 2002 में एक कानून आया था, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ओहो, मतलब काले धन को सफेद होने से रोकने वाला कानून। एग्जैक्टली। केवाईसी का काम टैक्स ट्रैक करना नहीं है। इसका काम है ये कंफर्म करना कि सिस्टम में जो पैसा आ रहा है वो किसी टेरर फंडिंग या ड्रग्स या इलीगल काम से तो नहीं आ रहा। समझ गया। एन आपका फाइनेंशियल फिंगरप्रिंट है जो टैक्स ट्रैक करता है, लेकिन केवाईसी आपका सिक्योरिटी पासपोर्ट है जो ये साबित करता है कि आपकी पहचान सही है। इसलिए दोनों अनिवार्य हैं। तो ये लॉजिक है, लेकिन मैंने सुना है कि इसमें कुछ छूट भी मिलती है, मतलब एग्जाम्पशन। अगर कोई बहुत ही छोटे स्तर पर निवेश करना चाहता है तो क्या उसे भी इस कड़े प्रोसेस से गुजरना होगा? यहाँ सिस्टम ने थोड़ा लचीलापन रखा है, खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों को जोड़ने के लिए। एक नियम है जिसे माइक्रोसिप्स कहते हैं। अच्छा, माइक्रोसिप्स, ये कैसे काम करता है? अगर कोई इन्वेस्टर एक फाइनेंशियल ईयर में किसी एक म्यूचुअल फंड हाउस में केवल 50,000 रुपए तक का ही निवेश कर रहा है तो वहां पैन कार्ड देना अनिवार्य नहीं है। एक मिनट, मतलब बिना पैन कार्ड के इन्वेस्टमेंट हो सकता है? हाँ, लेकिन शर्त यही है कि लिमिट 50,000 पार नहीं होनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, पैन से छूट है, केवाईसी से नहीं। ओहो, मतलब पहचान तो फिर भी बतानी पड़ेगी। बिल्कुल। ऐसे इन्वेस्टर्स को भी अपनी पहचान साबित करनी होती है और उन्हें पैन एग्जेम्प्ट केवाईसी रेफरेंस नंबर बनवाना पड़ता है। बिना केवाईसी के तो कोई भी लीगल ट्रांजैक्शन भारत में हो ही नहीं सकता। राइट। और अब तो वैसे भी केवाईसी का प्रोसेस बहुत बदल चुका है। वो जमाने गए जब फॉर्म की दर्जनों कॉपियां साइन करनी पड़ती थीं। अब ई-केवाईसी और VIPV का कॉन्सेप्ट आ गया है। ई-केवाईसी तो आधार और ई-साइन के जरिए काम करता है, जो काफी सीधा है। लेकिन VIPV यानी वीडियो इन पर्सन वेरिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है। ये काफी सख्त प्रक्रिया है। सख्त क्यों? अगर वीडियो कॉल ही करनी है तो उसमें क्या सख्ती? आजकल तो AI और डीप फेक का जमाना है, कोई भी वीडियो बनाकर भेज सकता है। सिस्टम इसे कैसे रोकता है? यही तो कैच है। VIPV कोई रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करने का सिस्टम नहीं है। यह पूरी तरह से एक लाइव एनवायरनमेंट में होना चाहिए। मतलब रियल टाइम में बात करनी होगी। हाँ, जब अधिकारी वीडियो कॉल पर होता है तो वो रैंडम सवाल पूछता है, जैसे आज की तारीख क्या है या आपके आसपास क्या रखा है। इसके अलावा इन्वेस्टर को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जिसे OVD कहते हैं, सीधे कैमरे के सामने दिखाना होता है। अरे वाह, ये तो स्मार्ट है। और चेहरा बिल्कुल साफ होना चाहिए। इस पूरे सेशन को टाइम स्टैम्प और जियो टैगिंग के साथ रिकॉर्ड करके सुरक्षित रखा जाता है। कोई भी डीप फेक इस रैंडम लाइव इंटरैक्शन को बाईपास नहीं कर सकता। वाकई ये फुल प्रूफ तरीका है। चलिए अब ऑपरेशंस के एक और बड़े हिस्से पर आते हैं, डीमैट और रीमैट। शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में रखना डीमैट है, ये तो सबको पता है। लेकिन मेरा सवाल रीमटेरियलाइजेशन पर है। फिजिकल शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, अगर आज 99% ट्रेडिंग डिजिटल है और नियम भी कहते हैं कि फिजिकल शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, तो कोई इंसान अपने डिजिटल शेयर्स को वापस फिजिकल कागज में क्यों बदलना चाहेगा? ये नाम के लिए नहीं बची है सुविधा, इसके पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट है।
मान लीजिए कोई बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसे अपने शेयर्स 20 साल तक बेचने नहीं है। उसे डर है कि उसका डीमैट अकाउंट हैक हो सकता है। अच्छा, तो साइबर इससे बचने के लिए? बिल्कुल। हालांकि डीमैट सिस्टम बहुत सुरक्षित है, लेकिन फिर भी कुछ लोग पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म देते हैं और फिर उन्हें कागज वाले शेयर्स मिल जाते हैं। एग्जैक्टली शेयर्स उनके डीमैट से कट जाते हैं और कंपनी उन्हें फिजिकल सर्टिफिकेट प्रिंट करके घर भेज देती है। अब जब तक वो सर्टिफिकेट तिजोरी में है, दुनिया का कोई हैकर उसे नहीं छू सकता। असली मालिक को चुनने की आजादी होनी चाहिए। ये नजरिया तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये एक ओल्ड स्कूल लेकिन एकदम सॉलिड तरीका है। खैर, अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जो हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स, एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स। और एक शब्द जो बार बार आता है वो है रीपैट्रिएशन। इस पूरे एनआरआई इन्वेस्टमेंट को समझने की चाबी ही ये रीपैट्रिएशन शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है पैसे को वापस विदेशी करेंसी में बदलकर देश के बाहर ले जाने की आजादी। इसे थोड़ा आसान भाषा में विजुलाइज करते हैं। मान लीजिए एनआरई अकाउंट एक टू वे हाईवे है। इसमें जो पैसा आ रहा है वो विदेश में कमाई गई डॉलर या पाउंड की इनकम है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये पैसा बाहर से आया है, इसलिए भारतीय सिस्टम कहता है कि ठीक है, आप इसे जब चाहें बिना किसी लिमिट के वापस ले जा सकते हैं। यानी ये फ्रीली रिपैट्रिएबल है। एकदम सही। और इसके ठीक उलट होता है एनआरओ यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। इसे आप एक टोल वाला हाईवे समझ सकते हैं। ये अकाउंट भारत में होने वाली कमाई को रखने के लिए होता है। जैसे यहाँ किसी प्रॉपर्टी का किराया आ रहा हो। हाँ, या फिर शेयर से डिविडेंड मिल रहा हो। ये पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, इसलिए रिजर्व बैंक नहीं चाहता कि रातों रात इस पैसे को देश से बाहर निकाल लिया जाए। इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डगमगा सकता है। इसलिए एनआरओ पर लिमिटेशन लगाई गई है। बिल्कुल। एनआरओ अकाउंट का पैसा बाहर ले जाने की एक सख्त लिमिट है, अधिकतम $1 मिलियन प्रति फाइनेंशियल ईयर। ये $1 मिलियन वाला पॉइंट बहुत क्रिटिकल है, एग्जाम में आ सकता है। अब निवेश के कुछ और टेक्निकल नियमों पर आते हैं। सबसे पहले आईएसएन को डिकोड करते हैं। ISIN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब कोई इन्वेस्टर शेयर खरीदता है तो ग्लोबल मार्केट में उस शेयर की पहचान कैसे होगी? उसके लिए कोड होता होगा। हाँ, ये 12 कैरेक्टर का एक यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। इसमें पहले 2 अक्षर देश का कोड होते हैं, जैसे भारत के लिए IN, फिर 9 कैरेक्टर्स उस स्पेसिफिक कंपनी के लिए होते हैं और आखिरी कैरेक्टर एक चेक डिजिट होता है जो सिस्टम को एरर पकड़ने में मदद करता है। समझ गया। अच्छा, और एनआरआईज के लिए एक खास पिन्स अकाउंट भी होता है ना? मुझे बताइए कि कोई एनआरआई सिर्फ एक ही पिन्स अकाउंट क्यों खोल सकता है? अगर मैं भारत में 4 अलग अलग बैंकों में सेविंग अकाउंट रख सकता हूं, तो पिन्स अकाउंट एक से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। पिन्स यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, जो आरबीआई चलाती है। इसका मकसद है भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश की लिमिट को ट्रैक करना। कई भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश की एक ऊपरी सीमा तय होती है, जैसे 49% या 74%। ओके, तो अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो दिक्कत होगी? बिल्कुल। अगर एक एनआरआई के पास 5 अलग अलग बैंकों में 5 पिन्स अकाउंट होंगे, तो आरबीआई का सिस्टम रियल टाइम में ये ट्रैक ही नहीं कर पाएगा कि उस व्यक्ति ने कुल कितने शेयर्स खरीदे हैं। हाँ, ट्रैकिंग मुश्किल हो जाएगी। इसलिए नियम बहुत सख्त हैं। पूरे भारत में एक एनआरआई केवल एक ही पिन्स अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, ताकि ट्रैकिंग सेंट्रलाइज्ड रहे। क्या बात है, इसके पीछे पूरा मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट छिपा है। अब एक और शानदार इनोवेशन की बात करते हैं, ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। हाँ, ये बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव था। मुझे याद है 2008 से पहले जब कोई आईपीओ आता था तो लोग चेक काट कर भेजते थे। महीनों तक पैसा फंसा रहता था और अगर शेयर्स नहीं मिले तो रिफंड का चेक पोस्ट ऑफिस में ही कहीं खो जाता था। बिल्कुल, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस था। उसी दर्द को खत्म करने के लिए ASBA लाया गया। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए आप कोई होटल बुक कर रहे हैं। बुकिंग के वक्त क्रेडिट कार्ड स्वाइप होता है, लिमिट ब्लॉक हो जाती है, लेकिन पैसा कटता नहीं है। पैसा तभी कटता है जब असल में होटल में चेक इन होता है। सही कहा। और अगर बुकिंग कैंसिल हुई तो अमाउंट तुरंत अनब्लॉक हो जाता है। ASBA बिल्कुल यही करता है। एकदम सही एनालॉजी है। जब इन्वेस्टर IPO में अप्लाई करता है तो SBA के तहत पैसा उसके बैंक अकाउंट में ही रहता है, बस वो फ्रीज हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब तक अलॉटमेंट नहीं होता, इन्वेस्टर को अपने उसी पैसे पर बैंक का ब्याज मिलता रहता है। और अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो रिफंड का कोई इंतजार नहीं, पैसा अगले ही दिन अनब्लॉक। बेहतरीन। एक और जरूरी नियम है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए, MITC यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। यहां सेबी ने काफी कड़े पहरे बिठाए हैं, खासकर फीस को लेकर। बिल्कुल। सेबी का साफ नियम है कि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कभी भी गारंटीड रिटर्न या रिस्क फ्री निवेश का वादा नहीं कर सकता। वो तो गैर कानूनी है। हाँ, और फीस के मामले में बहुत सी कंपनियां पहले क्लाइंट से सालों की फीस एक साथ एडवांस में ले लेती थीं और फिर गायब हो जाती थीं। इसे रोकने के लिए नियम बना कि एक आईए अधिकतम केवल 2 क्वार्टर यानी 6 महीने की फीस ही एडवांस में ले सकता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वैसे दोस्तों, थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असली चीज है प्रैक्टिस।
nizmseries.com पे जाके इस चैप्टर के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछेगा ना। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट्स हैं, जितना मर्जी उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए कुछ ऐसे सवालों की गहराई में चलते हैं जहां लॉजिक टेस्ट होता है। एक सिचुएशन लेते हैं पावर ऑफ अटर्नी यानी पीओए पर। बताइए। सवाल ये है कि मान लीजिए किसी ने अपने ब्रोकर को अपनी डीमैट अकाउंट का पीओए दिया है, तो क्या वो पीओए होल्डर इन्वेस्टर के बिहाफ पर नॉमिनी ऐड कर सकता है या उसे बदल सकता है? यहां लोग पक्का फंसेंगे। सोचेंगे कि जब पीओए होल्डर लाखों के शेयर्स खरीद बेच सकता है, मेरे बिहाफ पर अकाउंट खाली कर सकता है, तो नॉमिनी का नाम क्यों नहीं बदल सकता? मैं तो कहूंगा कि हाँ, उसे अधिकार होना चाहिए। और यही सारा लॉजिक फेल हो जाता है। देखो, पीओए होल्डर एक मैनेजर की तरह है जिसे आपने दुकान चलाने का हक दिया है। वो सामान खरीद और बेच सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है, राइट? हाँ, लेकिन दुकान का असली मालिक कौन है? आप। और आपके बाद वो दुकान किसे मिलेगी, ये तय करने का अधिकार सिर्फ असली मालिक का है। ओहो, नॉमिनेशन तो ओनरशिप ट्रांसफर है। एग्जैक्टली। नॉमिनेशन सीधे तौर पर मालिकाना हक ट्रांसफर करने का निर्देश है। कोई भी मैनेजर मालिक की वसीयत या नॉमिनेशन नहीं बदल सकता। इसलिए पीओए होल्डर कभी भी नया नॉमिनी ऐड नहीं कर सकता। ये बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन है, मैनेजर वर्सेस ओनर। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं, थर्ड पार्टी पेमेंट्स पर। मान लीजिए किसी को अपने दोस्त के जन्मदिन पर एक म्यूचुअल फंड की एसआईपी गिफ्ट करनी है, तो क्या वो अपने बैंक अकाउंट से उस दोस्त के फंड के लिए पैसा ट्रांसफर कर सकता है? सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। पीएमएलए के तहत थर्ड पार्टी पेमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जिस व्यक्ति के नाम पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसा उसी के बैंक अकाउंट से आना चाहिए। लेकिन अगर गिफ्ट देना हो तो क्या कोई अपवाद नहीं है? कुछ बहुत ही चुनिंदा अपवाद हैं। पहला, अगर माता पिता या दादा दादी किसी नाबालिग बच्चे के लिए निवेश कर रहे हैं, तो वो अधिकतम 50,000 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन तक पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी की सैलरी से पैसा काट कर निवेश कर रहा है। बस यही गिने चुने केसेस हैं। दोस्तों के लिए थर्ड पार्टी पेमेंट सिस्टम तुरंत रिजेक्ट कर देगा। चलिए अब उस कहानी पर वापस आते हैं जिससे हमने आज का एपिसोड शुरू किया था, माइनर टर्निंग मेजर, वो 18वें जन्मदिन वाली रात। हाँ, ये एक ऐसा सिनेरियो है जो रियल लाइफ ऑपरेशंस में बहुत आता है। जब तक बच्चा माइनर है, उसका अकाउंट एक गार्डियन ऑपरेट करता है। बस सारे सिग्नेचर्स माता या पिता के होते हैं। राइट, बिल्कुल। लेकिन कानून के मुताबिक जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है, वो कानूनी रूप से खुद फैसले लेने के योग्य हो जाता है। और इसीलिए ठीक 18वें जन्मदिन पर गार्डियन के अधिकार रातों रात खत्म हो जाते हैं। एकदम सही। गार्जियन की साइन की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं बचती। और चूंकि उस 18 साल के हो चुके व्यक्ति का अपना कोई सिग्नेचर या नया केवाईसी सिस्टम में नहीं है, इसलिए सारे ऑपरेशंस, एसआईपीज, सब कुछ तुरंत फ्रीज कर दिया जाता है। तो फिर इसे वापस चालू कैसे करते हैं? इस अकाउंट को वापस चालू करने के लिए उस नए मेजर हुए व्यक्ति को अपना खुद का नया केवाईसी करवाना होगा, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी होंगी और नया सिग्नेचर अपडेट करना होगा। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही लॉजिकल है। एक और सिनेरियो देखते हैं, रेजिडेंट इंडियन बिकम्स एनआरआई। मान लीजिए भारत में काम करने वाला कोई व्यक्ति जॉब के लिए दुबई शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। उसके जो रेगुलर सेविंग और डीमैट अकाउंट्स भारत में चल रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या वो वैसे ही चलते रहेंगे? नहीं, यहाँ फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नियमों का पालन करना होगा। जैसे ही स्टेटस रेजिडेंट से एनआरआई में बदलता है, सबसे पहले रेगुलर सेविंग अकाउंट को एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा। और जो शेयर्स पहले से डीमैट में पड़े हैं, पुराने रेसिडेंट डीमैट को बंद करना होगा। एक नया एनआरआई डीमैट अकाउंट खोला जाएगा और पुराने शेयर्स को इस नए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब सब कुछ नया होगा। हाँ, और एक क्रिटिकल पॉइंट ये है कि जो संपत्तियां रेजिडेंट रहते हुए बनाई गई थी, एनआरआई बनने के बाद वो बाय डिफॉल्ट नॉन रिपेट्रिएबल मानी जाती हैं, यानी उन पर एनआरओ वाले नियम लगेंगे। बहुत ही बारीकी से समझाया आपने। अब सेशन के डाउट क्लियरिंग हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा टॉपिक जहां अच्छे लोग अटक जाते हैं, नॉमिनेशन और ट्रांसमिशन के बीच का अंतर। ये बहुत कॉमन डाउट है। दोनों का संबंध मृत्यु के बाद संपत्ति ट्रांसफर करने से है, तो फिर फर्क क्या है? इसे एक लाइन में ऐसे याद रखा जा सकता है, नॉमिनेशन एक निर्देश है और ट्रांसमिशन उस निर्देश का पालन है। मतलब? नॉमिनेशन का मतलब है कि किसी इन्वेस्टर ने अपने जीते जी सिस्टम को बता दिया है कि मेरे बाद ये पैसा किसे मिलेगा। और ट्रांसमिशन? ट्रांसमिशन वो लीगल और ऑपरेशनल प्रक्रिया है जो इन्वेस्टर की मृत्यु के बाद शुरू होती है। डेथ सर्टिफिकेट जमा करना, लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करना और फिर उस पैसे या शेयर्स को सही हकदार के नाम पर असल में ट्रांसफर करना, ये पूरी प्रक्रिया ट्रांसमिशन कहलाती है। यहाँ एग्जाम के नजरिए से एक बहुत ही फ्रेश अपडेट है, मार्च 2025 के नए नियम, खासकर जॉइंट अकाउंट्स में रूल ऑफ सर्वाइवरशिप को लेकर। ये नियम पूरा गेम बदल देता है। बिल्कुल, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाला पॉइंट बन सकता है।
पहले जॉइंट अकाउंट्स में थोड़ा कंफ्यूजन रहता था, लेकिन नए नियम ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर कोई जॉइंट अकाउंट है और किसी एक होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो बचे हुए होल्डर को वो संपत्ति सीधे तौर पर मिलेगी। मतलब वो मालिक बन जाएगा। हाँ, वो उस संपत्ति का एब्सोल्यूट ओनर माना जाएगा, ना कि सिर्फ एक ट्रस्टी। नॉमिनी का रोल तब आएगा जब सभी जॉइंट होल्डर्स की एक साथ मृत्यु हो जाए। आजकल BSE स्टार MF या NSE NMF2 की बहुत बात होती है। कोई एडवाइजर सीधा म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पर जाने के बजाय इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल क्यों करें? इसके दो सबसे बड़े कारण हैं, एफिशिएंसी और कंट्रोल। पहला तो ये पूरी तरह से पेपरलेस है, लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा फायदा है सिंगल व्यू आर्किटेक्चर। सिंगल व्यू मतलब सब कुछ एक जगह। एग्जैक्टली। मान लीजिए किसी क्लाइंट के 10 अलग-अलग कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर एडवाइजर अलग-अलग वेबसाइट्स पर जाएगा तो ट्रैक करना असंभव हो जाएगा। इन प्लेटफॉर्म्स पर क्लाइंट का पूरा पोर्टफोलियो एक ही स्क्रीन पर आ जाता है और वहीं से खरीदारी या SIP सेट की जा सकती है। बिल्कुल। चलिए वक्त है क्विक रिवीजन पॉइंट्स का। ऑपरेशंस के समंदर में से वो कौन सी 5 बातें हैं जो एग्जाम में जाने से पहले दिमाग में छपी होनी चाहिए? पॉइंट 1, म्यूचुअल फंड्स में नकद यानी कैश निवेश पूरी तरह से बंद नहीं है, लेकिन इसकी लिमिट सिर्फ 50,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति फंड है। राइट। पॉइंट 2, EKYC और खासकर VIVP ने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत खत्म कर दी है, लेकिन VIVP एक लाइव प्रोसेस होना चाहिए, रिकॉर्डेड नहीं। पॉइंट 3, माइनर अकाउंट बहुत सख्त होते हैं, इनमें कभी भी जॉइंट होल्डर नहीं हो सकता। माइनर हमेशा पहला और अकेला होल्डर होगा। सही है। पॉइंट 4, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए क्लाइंट के साथ रिस्क प्रोफाइलिंग करना और MIITC साइन करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि सख्त कानूनी अनिवार्यता है। और पॉइंट 5, ग्रीवांस निवारण। अगर इन्वेस्टर को कोई समस्या है तो सबसे पहले सीधे एडवाइजर या AMC से संपर्क करना है, और अगर हल ना निकले तो CBK स्कोर्स पोर्टल पर जाना है और आखिर में स्मार्ट ODR प्लेटफॉर्म का रास्ता अपनाना है। तो दोस्तों, जब हम इस पूरे चैप्टर का एक साथ देखते हैं तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। जरा सोचिए, आज से 15-20 साल पहले एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का आधा दिन सिर्फ फॉर्म भरने, क्लाइंट्स के साइन लेने और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कुरियर करने में निकल जाता था। बिल्कुल, वो बहुत हेक्टिक था। लेकिन आज BSE स्टार MF जैसे प्लेटफॉर्म्स, आधार बेस्ड EKYC और SBA ने इस पूरे जटिल प्रोसेस को कुछ सेकंड्स और कुछ क्लिक्स में समेट दिया है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? यही कि आप पेपर वर्क कोई बहाना नहीं है। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि ऑपरेशंस अब एक रुकावट नहीं है। अब एक एडवाइजर का पूरा फोकस, पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट को सबसे बेहतरीन एडवाइस देने पर होनी चाहिए। इस तकनीकी विकास ने ही असल में एक एजेंट को एक सच्चा और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानर बनने का मौका दिया है। बिल्कुल सही कहा। तो बस दोस्तों, चैप्टर खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब करना क्या है, जाओ nismseries.com पे, वहाँ सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट्स हैं। इंडिया का सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हाँ, कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो नीचे कमेंट में लिख देना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।